नमस्ते। इज़राइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर के आप लगातार बहुत सारी खबरें देख रहे होंगे, तस्वीरें देख रहे होंगे। रोते हुए अपनों को, खोते हुए लोगों को, उजड़ते और खंडहर बनते शहरों को आप तस्वीरों में अगर देख रहे होंगे, तो आपके भी दिल में ये सवाल आता होगा कि ये युद्ध रुके, ये तबाही रुके। और इसी सिलसिले में आज यूनाइटेड नेशन ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने एक वोटिंग कराई और उस वोटिंग का मजमून ये था, इज़राइल फिलिस्तीन अफेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ द इज़राइल प्रैक्टिस अफेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ द फिलिस्तीन पीपल इन द ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट। इन सब को लेकर के उनका ये था कि उनके मानवीय अधिकार, जो फिलिस्तीन के लोगों के मानवीय अधिकार, मानवीय गरिमा के लिए हम एक मत होकर के प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं कि ये युद्ध रोका जाए। इस प्रस्ताव पर तकरीबन बहुत सारे 120 देशों ने 120 देशों ने इस पर सहमति में कि भाई प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि आप तुरंत युद्ध रोका जाए। और दूसरी तरफ 14 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया और उन 14 देशों में अमेरिका समेत बहुत सारे देश थे। और तीसरी तरफ भारत जैसे तकरीबन 45 देश थे जिन्होंने इसमें वोटिंग में भाग नहीं लिया। इसके चलते तमाम तरह के सवाल नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर उठाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके ये सवाल किया कि भारत क्यों वोटिंग में भाग नहीं लेता है और इज़राइल और फिलिस्तीन के युद्ध में भारत कहां खड़ा है। गौर करेंगे तो इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच जब ये हमास के हमले के बाद 7 अक्टूबर 2023 को जब एक सुबह इज़राइल के लिए सामान्य सुबह नहीं थी, हमास की तरफ से सैकड़ों रॉकेट सुबह-सुबह दागे गए, तो उसके तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है, जो ट्वीट इज़राइल के साथ खड़े होकर आतंकवादी हमले की निंदा करता हुआ सामने आता है। इस ट्वीट में आतंकवादी हमले की निंदा करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इज़राइल के साथ तुरंत खड़े हो जाना इस पूरे विवाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और विदेश नीति की एक हड़बड़ी के रूप में सामने आता है। क्योंकि आज आप इज़राइल के साथ खड़े हो गए थे, कल आपको गाज़ा में सामान पहुंचाना और मानवीय सरोकारों के साथ वहां खड़े होना पड़ा। आप इज़राइल के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये अलग बात है कि इस देश के पत्रकार जो मणिपुर के साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इज़राइल के साथ खड़े होने के लिए लाव लश्कर लेकर पहुंच गए। तमाशे की फोटोशूट और किसी नाटक कंपनी के ड्रामे की तरह वहां से मीडिया कवरेज के नाम पर चारण और भाट बन करके जब वो तस्वीरें पेश करते हुए हमास के खिलाफ लगातार हमला किए जा रहे थे, इज़राइल के पक्ष में खड़े हो जा रहे थे। जब इस बात का सवाल पूछा गया कि तो बताओ भारत सरकार कहाँ खड़ी है, पता चला भारत सरकार अब अपनी रणनीति को बदलती है कि दो संप्रभु देशों के साथ, दोनों के वजूद के साथ भारत सरकार खड़ी होना चाहती है। और आज की वोटिंग के बाद शरद पवार ने, जो एनसीपी के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया इस पूरे मसले पर। उसके बाद से हंगामा बरपा हुआ है। शरद पवार ने कहा कि भारत को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इंदिरा गांधी से लेकर भारत के बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी तक फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का मतलब आप समझते हैं? इस पर मैं थोड़ी देर में आपको थोड़ा-सा इसका विवरण समझाऊँगा कि पूरा विवाद क्या है। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो इस बात का विश्लेषण करना चाहती है कि क्या देश में नरेंद्र मोदी की दक्षिणपंथी मानसिकता इज़राइल और यूएस के करीब ले जाते हुए देश को पहले इज़राइल के साथ खड़े कर देना,
फिर गाजा पट्टी में मदद सामग्री भेजना और अब वोटिंग से बाहर बहिष्कार कर देना, यह दिखाता है कि इस पूरे मसले पर भारत की विदेश नीति परेशान करने वाली है, भ्रमित है। आप एक बार गौर करिए कि जब ये भारत में मोदी के अंधभक्त ये कहते हैं कि विदेशों में डंका बजता है, तो एक बार जरा पूरी विदेश नीति को समझे। अमेरिका खड़ा है इजराइल के साथ, और रसिया और चीन कहां खड़ा है? अरब देश कहां खड़ा है? क्या भारत के लोगों को सद्दाम हुसैन, यासिर अराफात के संघर्ष भूल गए? क्या अमेरिका पर भारत इस कदर भरोसा कर सकता है जिस अमेरिका ने इराक के ऊपर, सद्दाम हुसैन के ऊपर यह कहते हुए बमबारी कर दी थी कि इराक रासायनिक हथियारों को का जखीरा रखे हुए है और वे रासायनिक हथियार मानवता के लिए खतरा हैं। अमेरिका ने हमला कर दिया। बाद में जब दुनिया के सामने सबूत पेश करने की बारी आई, अमेरिका सबूत पेश नहीं कर सका और यह सब होते होते उसने फांसी के तख्ते पर लटका दिया सद्दाम हुसैन को, और सद्दाम हुसैन हंसते हुए फांसी के तख्ते पर चले गए, क्योंकि असल में अरब देशों का जो तेल का पूरा खजाना है, यह अमेरिका की नजर उस पूरे तेल के खजाने पर है। इसलिए तमाम देशों के बीच अमेरिका लगातार अस्थिरता पैदा करना चाहता है। अमेरिका का दो तीन तरह का फायदा होता है। अमेरिका अपना अपना युद्ध सामग्री बेचता है, उसे बाजार मिल जाता है तेल के कुओं पर कब्जा करने का। लेकिन चीन और रसिया के इस स्टैंड ने, बदले हुए स्टैंड ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच के पूरे संघर्ष को पेचीदा बना दिया। तो क्या किसी मित्रता के निभाने में, किसी हड़बड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा हो सकता है? इस पर सवाल शरद पवार ने भी पूछा, प्रियंका गांधी ने पूछा, देश के तमाम लोग पूछना चाहते हैं कि अगर आप संप्रभुता की बात करते हैं, आपको इजरायली कब्जे का खिलाफत करना चाहिए, आप केवल हमास की बात करते हैं। और इजराइल ने जो किया, आप अगर नक्शा गौर करें तो पता चलेगा 1947-48 का वक्त है, जब अंग्रेजों का कब्जा, ब्रिटिश कब्जा इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर भी था, उस पूरे इलाके पर, और वही कब्जा आपको भारत के ऊपर भी दिखता था। अंग्रेज जाते जाते दो देश बांट गए, और आज तक इस देश का आधे से ज्यादा भक्तों का पूरा खर्चा इसी बात से चल जाता है कि पाकिस्तान को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो तो ऑलरेडी बर्बाद हुआ पड़ा है। लेकिन इन दोनों संघर्षों के बीच कल्पना करिए कि पाकिस्तान कब्जा कर ले पीओके, तो आप पीओके छोड़ देंगे? आप कहेंगे ना कि पीओके हमारा है, आपके नक्शे में, आपके संविधान में पीओके आपका है। तो इजराइल जो कब्जा करता जा रहा है, इस पर आप कैसे इजराइल के साथ अचानक खड़े हो गए? इस पर जनता आपसे सवाल करेगी। ये ठीक बात है कि इस देश की जनता अभी अपनी महंगाई पर सवाल नहीं पूछ पा रही, अपनी नौकरी पर सवाल नहीं पूछ पा रही, शिक्षा के बर्बाद पर करने पर सवाल नहीं कर पा रही। वह इस देश की जनता 5 किलो अनाज पर खुश हो जा रही। उसको पता ही नहीं कि उस देश में, उसके अपने देश में कौन-कौन सा कानून बनाकर उसके बच्चों का भविष्य, उनका वर्तमान सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। ये ठीक है कि इस देश की जनता को अभी ये सब भी पता नहीं। ये देश की जनता 5 किलो अनाज पर खुश है, ये ठीक बात है। वो आपको वोट भी दे देती है। उसको सांप्रदायिकता की चाशनी बड़ी प्रिय है। इस देश की जनता को सांप्रदायिकता में मजा आता है, हिंदू मुसलमान में मजा आता है, वो दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। लेकिन इस देश में जो भी जागरूक नागरिक है, वो समझता है कि भारत की विदेश नीति नरेंद्र मोदी के शासनकाल में फेल होती दिख रही है। अब आप जरा एक नक्शा बना लीजिए विदेश नीति का भारत का। श्रीलंका में किसका प्रभाव है आज की तारीख में? श्रीलंका क्या भारत के साथ खड़ा है? म्यांमार में आपने इतना सब कुछ किया, बांग्लादेश के शरणार्थी आपके लिए चुनावी मुद्दा बन गए, तो म्यांमार और बांग्लादेश आज भारत के साथ कहां खड़े हैं? पाकिस्तान तो चलो दुश्मन है ही। अफगानिस्तान से आपको क्यों बेदखल होना पड़ा? अफगानिस्तान में आप कमजोर हुए। आपके 8 सैनिकों को, आपके 8-9 सैनिकों के ऊपर मौत की सजा सुना दी गई। आपकी विदेश नीति कहां है? आप इजराइल के साथ खड़े हो गए, तो आपको आज की तारीख में गाजा में मदद भेजनी पड़ी।
तो आप श्रीलंका को अपने साथ नहीं रख पाए, आप बांग्लादेश को अपने साथ नहीं रख पाए, आप म्यांमार को अपने साथ नहीं रख पाए, और तो और आप नेपाल को कितना अपने भरोसे में रखे हुए हैं। विश्व गुरु, विदेशों में डंका बज रहा है। इस चीज को समझने के लिए आपको पूरे भारत की विदेश नीति अगर नहीं समझ में आती है, तो आप कैसे इसको समझेंगे कि भारत में विदेश नीति के लिहाज से क्या परेशानी है? इस परेशानी को अगर आप नहीं समझ रहे और विदेश नीति की विफलता को नहीं समझ रहे, तो आपको इज़राइल और फिलिस्तीन के इस पूरे मसले को नहीं समझ में आएगा। आप देखिए ना, आप विदेश नीति पर फिर से मैं कह रहा हूं, आंकड़ों के साथ इसको समझिए, कैसे आप फंसे हुए हैं, हर जगह फंसे हुए हैं। आप एक चीज सोचिए कि जो पूरा का पूरा चीन है, चीन के ऑटोनॉम प्रदेश हैं, वो आपको घेरने के लिए कई तरफ से सामने खड़ा हुआ है। तो चीन श्रीलंका पर प्रभाव डाले हुए, चीन नेपाल को अपने प्रभाव में लिए हुए, चीन बांग्लादेश के आसपास मंडरा रहा है, और आप किसके साथ खड़े हैं? और आप इस बात को सोचिए, समझिए कि विदेश नीति में आपकी विफलता ने कैसे-कैसे मोड़ पैदा कर दिए। इज़राइल और फिलिस्तीन के पूरे विवाद में 1948 में पूरा विवाद शुरू होता है, और आप अगर नक्शा गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इज़राइल जो बहुत छोटा-सा 48 में हुआ करता था, प्रथम विश्व युद्ध 1917 के आसपास बाल्फोर घोषणा पत्र डिक्लेरेशन, द्वितीय विश्व युद्ध 1947 के आसपास जब यूएन प्रस्ताव पारित करता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कैसे विभाजन रेखा बनेगी, 1948 में इजराइल अपनी आजादी की घोषणा कर देता है और युद्ध शुरू हो जाता है अरब देशों का इजराइल के साथ। इजराइल का हमास के साथ संघर्ष 1980 के दशक में, जब पहला इंतिफादा यानी फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क उठता है, और इस्लामिक संगठन जो हमास है, वो एक आंदोलन के रूप में पूरे फिलिस्तीन के लोगों के हमदर्दी को जीतने में कामयाब हो पाता है। 1990 का ओस्लो समझौता, जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना होती है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के इलाकों से इजराइल वापस होता है क्योंकि इजराइल ने अवैध कब्जा किया होता है। फिर गाजा 2006-2007 में गाजा पट्टी पर कब्जा और नाकेबंदी कर देता है इजराइल। बारंबार संघर्ष और युद्ध विराम होता है। 2008-2009 ऑपरेशन कास्ट लीड, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014, इन सब में बार बार हमास से झड़प होती है इसराइल की, लेकिन इसराइल कहीं पीछे नहीं हटता। शेख जर्राह मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद, और इसका नतीजा है 7 अक्टूबर 2023, और आप अचानक एक देश के साथ खड़े हो गए। अल अक्सा मस्जिद जो इस्लामी आस्था में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जिसे मुसलमान हरम अल शरीफ कहते हैं और यहूदी टेंपल माउंट, इसका विवाद सुलझा नहीं। शेख जर्राह का विवाद सुलझा नहीं, जो यरूशलेम के पुराने शहरों में है। फिलिस्तीनी भूभाग में इजराइल की राज्य की स्थापना की गई तो फिलिस्तीनियों को बेदखल करके निकाल दिया गया। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी इसराइल और मिस्र के बीच में स्थित है। 1967 में इसराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। ओस्लो शांति प्रक्रिया जो हुई, उसमें गाजा शहर और इसके भूभाग को इसराइल ने छोड़ा, लेकिन फिर 2005 में कब्जा कर लिया। एक तरफा बस्तियां बसा दी। गोलन हाइट्स पर कब्जा 1967 में कर लिया। फिलिस्तीन आज की तारीख में मानता है कि वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में एक फिलिस्तीन स्वयंभू और संप्रभु राज्य स्थापित हो, जिस पर 1967 से इसराइल का कब्जा है। फिलिस्तीन इजरायली सैन्य कब्जे और नाकेबंदी को खत्म करना चाहता है, यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहता है, और इसराइल कहता है कि नहीं भाई, वो अपना कब्जा बरकरार रखेगा। इस तरीके से अगर संघर्ष बढ़ेगा तो आपको एक पक्ष में कैसे खड़ा होने देंगे? कूटनीतिक चुनौती देखिए भारत के सामने क्या है। इजराइल के साथ भारत व्यापार करना चाहता है और रक्षा उपकरणों को खरीदना चाहता है। इजराइल भारत के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो इजराइल के साथ खड़ा होना चाहता है। लेकिन कूटनीति के लिहाज से भारत के परंपरागत संबंध इजराइल और अरब देशों दोनों के संतुलन से बने थे, और अगर संघर्ष बढ़ता है और अन्य अरब देश भी इसमें शामिल होते हैं तो भारत के लिए चुनौती पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो अरब देश भारत से नाराज होंगे, और जो हो रहे हैं। इसलिए भारत ने संतुलन वाली विश्व नीति को खारिज कर दिया, और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फेल होती दिख रही है, और इस पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य पूर्व के आर्थिक और राजनीतिक संबंध में भारत मध्य पूर्व यूरोप
के आर्थिक गलियारे यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे पहलों के संदर्भ में मध्य पूर्व के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंध महत्वपूर्ण हो गए। और अगर संघर्ष बढ़ता है और हिजबुल्लाह और ईरान जैसे खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं तो पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र को अस्थिरता देखनी पड़ेगी। और जिस दिशा में ये बढ़ रहा है, ऊर्जा आपूर्ति में आप 70% वहां निर्भर हैं और आप उनको नाराज कर रहे हैं, इसराइल के साथ खड़े हो जा रहे हैं। 47 में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन रेखा में भारत इसका विरोध करने वाले कुछ देशों में शामिल था। कुछ माह पहले स्वतंत्रता पाई थी, फिर भी इसने कहा कि ये एक खाई पैदा कर रहा है, क्योंकि वो खाई भारत में भी पैदा की गई थी। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व में सक्रिय रूप से फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन किया था और इसराइल का विरोध किया था 1947 में। इसको समझिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत के लोगों। 1950 में इसराइल को मान्यता तो दे दी भारत ने, लेकिन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को फिलिस्तीन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश भारत था। भारत 1988 में फिलिस्तीन के राज्य के दर्जे को मान्यता देने वालों में पहला देश था। 2014 में भारत ने गाजा में इसराइल के मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए यूएनएचआरसी प्रस्ताव समर्थन किया था और 2015 में यूएनएचआरसी इसराइल के विरुद्ध मतदान से परहेज किया। लिंक वेस्ट पॉलिसी के तहत 2018 में इसराइल फिलिस्तीन संबंधों को अलग देश ने विकसित किया और भारत ने एक और फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के प्रति ऐतिहासिक नैतिक समर्थन की छवि बनाए रखने की कोशिश की और इसराइल के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हो जा रहे हैं। इसलिए पूरे पूरे मामले के विवाद को समझते हुए इस पर गौर करें कि क्या शेर का डंका विदेश में बज रहा है या शेर की विदेश नीति कहीं परेशान करती हुई दिख रही है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर आज शरद पवार और प्रियंका गांधी जैसे कई बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल आपको भी पूछना चाहिए कि हड़बड़ी में किसी एक देश के साथ खड़े होना देश की विदेश नीति के साथ कूटनीतिक रूप से बेचैनी पैदा करना क्या नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं विदेशों में भी अपनी कूटनीतिक विफलता के मुहाने पर खड़े हैं? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कैसी लगी ये वीडियो इसका भी जवाब दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।